Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a new type of titration which is called as complexometric titration. As the name indicates that the titration is based on the formation of complexes and measurement of those complexes. Okay? Now what are complexes? Complexes are basically they consist of one or more molecule bound to a central cation. मोस्टली जो ये कैटाइन होता है मेटालिक इन नेचर होता है और मेटल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो मोस्टली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो मेटल के फॉर्म होते हैं इधर विद अ नेगेटिव चार्ज और विद अ न्यूट्रल कंपाउंड ठीक है अच्छा द मॉलिक्यूल विच इज बाउंड टू द आयन इज कॉल्ड द लिगेंड लिगेंड को हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास नज़र आ रही है जैसे हम देखें तो आयरन हमारे पास मेटल है कैटाइन है और उसके साथ यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच हुआ हुआ है विच इज़ द लिगेंड ओके सो आयरन इज अ सेंट्रल एटम और सेंट्रल कैटाइन and cyanide group is the ligand. Okay. Now the maximum number of groups that can be bound to an ion is its coordination number. ठीक है अब यहाँ पे आयरन के ऊपर 6 ग्रुप अटैच है इट मीन्स कि यहाँ इस कंपाउंड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी बाउंड टू एन आयन इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर हम उस नंबर को कहेंगे जितने ग्रुप वो आयन जितने ग्रुप वो मेटल आयन एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है अच्छा चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स माइनस द वैलेंसी ऑफ मेटल कैटाइन अच्छा ये चार्ज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व हैं तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इस दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ठीक है फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर +3 चार्ज है और उसके ऊपर 6 साइनाइड ग्रुप अटैच है एक साइनाइड ग्रुप के ऊपर -1 चार्ज होता है सो 6 साइनाइड ग्रुप विल मीन दैट द चार्ज इज -6 so if a compound has +3 charge and a -6 charge तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होगा -3 ठीक है तो हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि गिवन कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करें या गिवन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करें हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट चार्ज कि आप इंडिविजुअली जितने भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका चार्ज एडअप करेंगे और उसका जो सम आएगा एल्जेब्रिक सम वो ही आपका चार्ज होगा ठीक है ओके now the next thing is ligands that are bound to the ion at only one point are called unidentate one tooth for example ammonia अच्छा इसमें हमारे पास क्या है लिगेंड्स जो हैं वो कंपाउंड में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसको लिगेंड बनाती है बेसिकली एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आयन और मॉलिक्यूल किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो उसके थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं लिगेंड अच्छा अब अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज यूनिडेंटेट लिगेंड यूनिडेंटेट लिगेंड अभी हम जब आगे मल्टीडेंटेट डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई वी आर कॉलिंग इट व्हाई वी हैव गिवन दिस अ नेम ऑफ डेंटेट ठीक है अच्छा अब अमोनिया में NH3 के साथ एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन ठीक है अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है इसमें एक चीज आप और क्लियर करके देख सकते हैं कॉपर के ऊपर चार्ज है +2 ठीक है अमोनिया डज नॉट कैरी आर चार्ज इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड ठीक है तो अब अगर +2 और 4 न्यूट्रल कंपाउंड एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं तो ओवरऑल चार्ज के ऊपर +2 ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल का तो इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं होता अच्छा इसके अलावा अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर के साथ कितने अमोनिया अटैच हो रहे हैं 4 सो इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर विल बी 4 charge will be +2 and ammonia is acting as a unidentate ligand ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है
ये सारे जो टर्म्स हैं इनको समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वी शुड नो इन डिटेल अबाउट द कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज many ligands contain more than one group capable of bonding to metal ion. Such ligands are multidentate, for example ethylene diamine. अच्छा, अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन के पास दो अमाइन ग्रुप्स हैं विच मीन कि उसके पास दो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो भी मेटल कंपाउंड है उसके साथ ये आके दो जगह से अटैच हो सकता है. एक ही कंपाउंड दो जगह से अटैचमेंट शो कर रहा है. अब क्योंकि जैसे कि फिगर में भी आपको नजर आ रहा है कि एक ही कंपाउंड अगर दो जगह से जाके मेटल से अटैच होगा इट विल फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है. जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस हो जाएगी वो हो जाएगी क्लॉ लाइक, क्योंकि वो एक तरह से मेटल को अपने अंदर ग्रैब कर रहा है. इस वजह से ये जो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस वजह से जो लिगेंड का नाम है वो मल्टीडेंटेट या यूनिडेंटेट हम इसको कहते हैं. और जो कंपाउंड है जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट. ठीक है. A complex of a metal ion with two or more groups on a multidentate ligand evidently is a ring compound. This type of complex is often called a chelate or claw shaped. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमने मल्टीडेंटेट में हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इथिलीन डायमाइन को देख रहे हैं तो इथिलीन डायमाइन क्योंकि दो पॉइंट से बॉन्डिंग करता है सो इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड. इसी तरह से अगर आप इथिलीन टेट्राअमाइन को देखें जिसमें दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हैं, डाइथिलीन ट्राइअमाइन को देखें जिसमें तीन अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो तीन अमाइन ग्रुप के पास तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे विच विल एंड वी विल नेम इट एज ट्राइडेंटेट लिगेंड. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइइथाइल ट्राइथिलीन टेट्रामाइन. ट्राइथिलीन टेट्रामाइन में चार अमाइनो ग्रुप हैं सो इट विल बी अ टेट्राडेंटेट लिगेंड. हेक्साडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल में हमारे पास है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट और EDTA विच इज अ वेरी कॉमन कंपाउंड जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए सबसे बेसिक रिएजेंट है. ठीक है. Ligands that form chelates may be called as chelating agent or chelons. जो ये सारे लिगेंड्स हैं फॉर एग्जांपल EDTA है या ट्राइथिलीन टेट्रामाइन है, all of these are will be called as chelating agent because they are forming chelates. Okay. So up till now we have covered the basic terms that are involved in complexometric titration. Now we are going to talk what exactly a complexometric titration is. Complexation reactions can be used in titration for determination of individual cations in mixture. These cations can be metallic in nature. So these titrations are usually carried out using multidentate ligands, for example EDTA or similar complexes जैसे कि हमने इथिलीन डायमाइन यहाँ पे डिस्कस किया था या डाइथिलीन ट्राइअमाइन हमने डिस्कस किया था. इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑल ऑफ दोज कैन बी यूज एज टाइट्रेटिंग रिएजेंट. ओके. अच्छा, जिस तरह से हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जब परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आपका जो इंडिकेटर होता है वो कलर चेंज करता है किसकी बेसिस पे, पीएच की बेसिस पे. यानी कि जब पीएच की पीएच जो है वो एसिडिक होगी उस वक्त इंडिकेटर का कलर कुछ और होगा. जब पीएच अल्कलाइन हो जाएगी उस वक्त इंडिकेटर कुछ और कलर देगा. सो इन केस ऑफ complexometric titration the indicator changes color on the basis of PM. Now what is PM? PM is basically a parameter which describe the concentration of free metal ion. हमारे पास मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज होती हैं वो यूज होती हैं मेटल आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए. ठीक है.
अब मेटल आयन की डिटर्मिनेशन के लिए जब यूज होती हैं और मेटल के अंदर टेंडेंसी है कि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस पर डिपेंड करेगा कि कब मेटल जो है वो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कब मेटल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंडिकेटर कब कलर चेंज करेगा? जैसे जैसे फ्री मेटल आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे इंडिकेटर का कलर भी चेंज होगा। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिकेटर्स की properties discuss करेंगे. So, but for now, you just have to remember, just like in acid-base titration, the indicator is pH dependent, and in case of complexometric titration, the indicator is PM dependent. And PM, what is PM? PM is negative log of free metal ion concentration. ठीक है? So, complexometric titration or gelatometry is a type of volumetric analysis. Again, this is a volumetric analysis. You are going to measure the volume of your titrant, wherein the colored complex is used to determine the endpoint of titration. The equivalent point can be identified very accurately using a complexometric titration. EDTA is the most commonly used titrant. In EDTA titration, a metal ion sensitive indicator is used to detect changes in concentration of free metal ion, and PM is described as negative log of free or non-chelated metal concentration. ठीक है, अब तक हमें ये पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उनमें बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइट्रेंट कौन सा है? EDTA. फार्मास्यूटिकली भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइट्रेंट है. सो we are going to focus on EDTA titrations, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा यही टाइट्रेशन परफॉर्म होती हैं तो हम इसी के रेफरेंस से तमाम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस को स्टडी करते हैं. So, what is EDTA? EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid, and it's a ligand which consists of 2 amino group and 4 carboxyl group called as Lewis bases. Achha, now what are Lewis bases? Any compound that is capable of donating a pair of electron is called as a Lewis base. ठीक है? So, EDTA is a hexadentate ligand because of its competence to donate 6 lone pair of electron. EDTA जो है वो hexadentate ligand है, but practically when we are talking about the complexation of EDTA, ज़रूरी नहीं है कि EDTA 6 points से bonding करे. उसका reason ये होता है, आप खुद सोचें कि एक कंपाउंड है और अगर वो अपने आप को 6 जगह से एक ही जगह से मेटल पे अटैच करने की कोशिश करे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फिजिकली. तो अक्सर ऐसा होता है कि EDTA जो है वो लेस देन 6 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, बट स्टिल 2 से ज़्यादा ही होते हैं वो. ठीक है, 2 से 6 के बीच में इसकी बॉन्डिंग होती है. But if we are talking theoretically, then EDTA will be termed as a hexadentate ligand. Okay, now the principle of EDTA titration. EDTA titration में क्या होगा कि कोई भी मेटल आयन जिस पे N चार्ज है और N प्लस चार्ज होगा, क्योंकि मेटल आयंस ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो जब वो EDTA के साथ कंबाइन होगा. अच्छा, EDTA के ऊपर हमने यहाँ पे -2 चार्ज इसलिए शो किया है बिकॉज वी आर मोस्टली यूजिंग disodium salt of EDTA because it is soluble. So disodium salt of EDTA जब डिसोसिएट होता है तो सोडियम आयन अलग हो जाता है और EDTA सेपरेट हो जाता है, तो EDTA will exist as a -2 EDTA is going to exist with a -2 charge. Okay, तो जब इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि जो भी मेटल का चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और EDTA के ऊपर क्योंकि -2 चार्जेस, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर दैट इज गोइंग टू बी N-2. फॉर एग्जांपल मेटल के ऊपर 3+3 चार्ज है और EDTA कैरीज अ -2 चार्ज, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? +1. ठीक है, ओके. जनरल इक्वेशन हमने इसकी डिस्कस कर ली. मेटल आयन इज गोइंग टू कंबाइन विद EDTA and will form a complex which will carry a charge equal to N-2, where M can be calcium, magnesium, cadmium, manganese, nickel, aluminium, zinc, bismuth, cobalt, copper, or any other metal ion. Okay, an indicator is added
that forms a colored complex with some of the metal ion being determined. अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक सिंपल मेटल सॉल्यूशन है, आपने उसमें इंडिकेटर ऐड किया। इंडिकेटर क्या करेगा, क्योंकि इंडिकेटर मेटल आयन इंडिकेटर है, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन। ठीक है। अच्छा, अब जब आप उसको EDTA से टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो अब EDTA क्या करेगा कि वो इंडिकेटर जितना भी आपके पास अवेलेबल मेटल आयन है उसके साथ कंबाइन होना स्टार्ट होगा, और इन दी एंड जो आखिर में आपका मेटल आयन इंडिकेटर के साथ बॉन्डेड है वो उसको भी फ्री कर देगा। ठीक है। अब इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जब मेटल आयन के साथ बॉन्डेड स्टेट में होता है उस वक्त उसका कलर कुछ और होता है, और जब वो मेटल आयन के साथ बॉन्ड नहीं हुआ हुआ होता उस वक्त उसका कलर कुछ और होता है। ठीक है। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द बाइंडिंग विद मेटल आयन. When endpoint is reached, all of the free metal ion has been complexed by EDTA. The last addition of EDTA then removes the metal ion from its complex with the indicator, producing a color change. The relative strength of the EDTA metal ion complex compared to that of the indicator metal ion complex determines whether a direct or a back titration is applicable. अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको जब हम टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं और डिटेल में समझा दूंगी, बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अगर मेटल का और इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो वीक है एज कंपेयर टू मेटल एंड EDTA कॉम्प्लेक्स, इन दैट केस वी कैन परफॉर्म डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है। बट अगर मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि EDTA उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म डायरेक्ट टाइट्रेशन, वी विल बी परफॉर्मिंग back titration. ठीक है। Now what is direct and what is back titration? We will discuss in detail in the types of titration. So disodium EDTA is commonly used to standardize aqueous solutions of transition metal cations. हमने already discuss कर लिया कि जो most commonly आपके पास reagent है that is disodium EDTA, and why we use disodium EDTA because it is soluble. Carrying out the reaction in a basic buffer solution removes H-ion as it is formed, which also favors the formation of the EDTA metal cation complex reaction product. अच्छा, जब ये वाला रिएक्शन होता है जो हमने यहाँ पे जनरल रिएक्शन डिस्कस किया है तो इसमें प्रोटॉन्स भी बनते हैं। अब प्रोटॉन्स जब बनते हैं तो ऑब्वियसली वी डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा चार्जेस इन आवर सॉल्यूशन, सो हम क्या करते हैं कि हम अल्कलाइन बफर यूज करते हैं, सो दैट अल्कलाइन बफर इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द एच-आयन, और उसकी वजह से आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स की ही डिटर्मिनेशन इजीली हो सकती है। ठीक है। Now the types of EDTA titration, the first one is direct titration. हमने जो अभी प्रिंसिपल में टाइट्रेशन डिस्कस की थी दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन, के सिंपली जो सॉल्यूशन है जो आपको आपका एनालाइट जिसके अंदर है उसमें आप इंडिकेटर ऐड करेंगे, उसको बफर करेंगे पर्टिकुलर पीएच पे, बिकॉज इंडिकेटर्स जो हैं उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन पीएच। ठीक है। तो जो भी इंडिकेटर की रिक्वायर्ड पीएच होगी आप उसके अकॉर्डिंगली उसको बफर करेंगे और उसके बाद उसको EDTA सॉल्यूशन से टाइट्रेट कर देंगे विद स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन विल मींस कि ऐसा EDTA सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन है, सो आप उसको रिलेट कर सकें मेटल आयन की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है। टाइट्रेशन में हमेशा हमें किसी एक कंपाउंड की एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। Auxiliary complexing agents like ammonia, tartrate or citrate may be added to block the formation of insoluble hydroxyl complexes. अच्छा, अगर आप अल्कलाइन पीएच यूज कर रहे हैं सो यू नीड टू ऐड सम ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स ताकि जो एक्स्ट्रा OH आयन है उसकी वजह से कोई अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिंग ना हो जाए। ठीक है। Now what kind of cations can be determined from direct titration? These include aluminum, iron, calcium, magnesium, zinc, cadmium, copper, nickel, cobalt, lead, barium, manganese, mercury and many others. Mostly जितने भी आपके metal ions हैं mostly they can be determined using direct titration. सिर्फ इसमें issue क्या आता है
कि आपके पास जो इंडिकेटर है वो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि इंडिकेटर मेटल कॉम्प्लेक्स शुड बी वीकर देन द मेटल एंड EDTA कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट इज बैक टाइट्रेशन? बैक टाइट्रेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस की है कि हम एक्सेस ऑफ रिएजेंट पहले ही ऐड कर देते हैं एंड देन जो हमारा बेसिक एनालाइट है, जो हमारा मेन एनालाइट है, दैट कंबाइंस विद द रिएजेंट, और फिर जो रिएजेंट बच जाता है उसको हम किसी सेकंड रिएजेंट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ओरिजिनली हमने कितना रिएजेंट डाला था, कितना एनालाइट ने कंज्यूम किया और कितना एक्सेस में बच गया जो सेकंड रिएजेंट ने कंज्यूम किया. ठीक है. सो इन अ बैक टाइट्रेशन, an excess of EDTA is added to the metal ion solution and the excess EDTA is titrated with a known concentration of second metal ion. The second metal ion must form a weaker complex with EDTA than the analyte ion, so the second metal does not displace the analyte ion from its complex with EDTA. हो क्या रहा है हमारे पास सॉल्यूशन में? हमारे पास एक मेटल का सॉल्यूशन है जिसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, but we do not have any appropriate indicator, or maybe the complex जो indicator का color change है वो इतना evident ना हो, या कोई inert complexes की formation हो रही हो. So in that case we are going to perform back titration. ठीक है. अब back titration में हमारे पास जो main analyte है उसमें हमने excess EDTA डाल दिया. That metal ion is going to form a complex with EDTA. जितना जब मेटल आयन कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद जो EDTA बचेगा उसको हम किसी दूसरे मेटल आयन के सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास EDTA जो है वो दो तरह के फॉर्म में अवेलेबल है फ्लास्क के अंदर. फ्री फॉर्म में भी है और बॉन्डेड फॉर्म में भी है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फ्री फॉर्म. हमें बॉन्डेड फॉर्म को डिस्प्लेस नहीं करना है. सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो हम सेकेंड मेटल आयन यूज़ कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए उसका बॉन्ड EDTA के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो उसको मेन एनालाइट से भी सेपरेट कर दे. ठीक है. सो द सेकेंड मेटल आयन एंड EDTA कॉम्प्लेक्स शुड बी वीकर देन द मेन मेटल आयन एंड EDTA कॉम्प्लेक्स. अदरवाइज क्या होगा कि आप जब सेकेंड रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपका जो फर्स्ट मेटल आयन है वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा और आपके पास एक्स्ट्रा EDTA विल बी अवेलेबल इन द फ्लास्क. जबकि हमें सिर्फ किस EDTA की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जिसने मेटल आयन के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल आयन के साथ इंटरेक्ट तो किया था बट बिकॉज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द सेकेंड मेटल आयन डिस्प्लेसमेंट हो गई और आपके पास EDTA एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है. So back titration is mostly performed when the metal ion blocks the indicator or the metal EDTA complex forms too slowly. जो स्लो रिएक्शन है वो सबसे बेसिक रीज़न होते हैं बैक टाइट्रेशन परफॉर्म करने का. और when the metal precipitates in the absence of EDTA. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. They do require the they do require EDTA as a solvent. सो उनको हम सोलबिलाइज रखने के लिए पहले EDTA के साथ कॉम्प्लेक्सिंग करवा देते हैं, फिर एक्स्ट्रा EDTA की बैक टाइट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं. सो बैक टाइट्रेशन इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लेड, एल्युमिनियम, मर्करी एंड निकल. An advantage of this technique is its applicability to the titration of metals in the form of their insoluble salts. क्योंकि अगर मेटल जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में भी अवेलेबल है बट वंस इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद EDTA तो वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा. तो अगेन बैक टाइट्रेशन इज यूजफुल फॉर दैट. The third type of titration is displacement or substitution titration. It may be used for metal ions that do not react with indicator or for ions that form strong complexes with EDTA. ठीक है. For metal ions that do not have a good indicator or form strong complexes with EDTA, a second titration method is the displacement titration. Here the analyte is treated with an excess of a second metal bound to EDTA. The analyte ion displaces the second metal from EDTA complex and then the second metal is titrated with EDTA.
अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास या तो कोई सूटेबल इंडिकेटर अवेलेबल ना हो, या जो एनालाइट आयन है उसकी बॉन्डिंग EDTA के साथ इतनी अच्छी ना हो। इन दैट केस व्हाट डू वी डू, हम एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर EDTA का मेटल के साथ ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड दैट सॉल्यूशन टू आवर सैंपल। अब वो सैंपल क्या करेगा कि वो जो हमारा मेटल आयन है उसको डिस्प्लेस करके जो एनालाइट आयन है वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, एनालाइट आयन फ्री था, उसमें हमने मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स डाला था। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, आपका जो एनालाइट आयन है उसने EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ली। नाउ यू हैव द सेकेंड मेटल आयन इन द फ्री फॉर्म। तो हम बजाय अपने मेन एनालाइट की टाइट्रेशन करने के पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, उसके बाद हम सेकेंड मेटल आयन की टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, the displacement method is useful for the titration of calcium, lead, mercury and iron, ये ferric ion। ठीक है, now the next type of titration is indirect titration। indirect titration में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली तो हम मेटल कैटायंस की टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन वी कैन आल्सो एनालाइज anions like sulfate. For example, barium sulfate is insoluble, so one way to determine sulfate is to precipitate it with barium, filter and wash the precipitates, then boil in excess EDTA to complex all the barium, back titrate to determine how much barium you had, and that in turn tells you how much sulfate you had। ठीक है, इसमें हम सिंपली अपना यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। वी नो दैट कि एक बैरियम जो है वो एक सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होगा, so we are going to form a complex of we are going to react the barium with sulfate, और बैरियम सल्फेट की हम जब कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हम इजीली जब हमें बैरियम की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी तो इक्वल अमाउंट ही उसका सल्फेट का भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर्स। मेटल आयन इंडिकेटर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन चूजिंग द टाइप ऑफ टाइट्रेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेटल आयन इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज़ को समझें कि वो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सो the color reaction must be before the endpoint. When nearly all the metal ion is complex with EDTA, the solution is strongly colored। अच्छा, जब हमारे पास हम डायरेक्ट टाइट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हो तो जब बिल्कुल एंड पॉइंट आने वाला होता है उस वक्त क्या सिचुएशन होती है फ्लास्क के अंदर कि जो मेटल आयन है वो पूरा का पूरा EDTA के साथ कंबाइन हो चुका होता है और थोड़ा सा मेटल आयन इंडिकेटर के साथ बॉन्डेड होता है। जैसे ही एक्सेस ड्रॉप फॉल करे फौरन मेटल आयन जो है वो इंडिकेटर को छोड़े और EDTA के साथ कंबाइन हो जाए, और जैसे ही इंडिकेटर फ्री हो इट शुड चेंज कलर रैपिडली। क्योंकि अगर वो एंड पॉइंट के फौरन राइट एट एंड पॉइंट कलर चेंज नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस एन एक्यूरेट रिजल्ट। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो कलर रिएक्शन है इट मस्ट बी राइट एट द एंड पॉइंट। The color reaction should be specific or selective, यानी कि जब आपका कलर रिएक्शन हो तो कलर ऐसा ना हो कि लाइक लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो गया, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एन एब्सोल्यूट एंड पॉइंट। कलर रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और सिलेक्टिव होना चाहिए कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो तो ही कलर चेंज हो, किसी और फैक्टर की वजह से कलर चेंज ना हो। The metal indicator complex must possess sufficient stability, otherwise due to dissociation a sharp color change is not attained। अच्छा, जब मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स अगर स्टेबल नहीं होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम क्योंकि फ्लास्क को शेक कर रहे होते हैं तो शेकिंग की वजह से अगर मेटल इतना अनस्टेबल अगर उसका कॉम्प्लेक्स है कि मेटल इंडिकेटर शेकिंग से ही ब्रेक डाउन हो जाए तो बार बार इंडिकेटर का कलर चेंज होगा, कभी वो फ्री स्टेट में होगा कभी वो बाउंड स्टेट में होगा। सो द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स शुड बी स्टेबल और इसमें शार्प कलर
तभी आएगा जब वो मेटल और इंडिकेटर जो है वो EDTA की वजह से अपना बॉन्ड ब्रेक डाउन करे, ठीक है। The color contrast between the free indicator and the metal indicator complex should be readily observed. Again ये point हम discuss कर चुके हैं कि बहुत sharp color change होना चाहिए. The indicator must be very sensitive to metal ions so that the color change occurs as near to equivalence point as possible. Indicator जो है वो free metal ion की concentration को फौरन detect करे, जैसे ही उस separate हो वो ions से तो फौरी तौर पे अपने कलर को चेंज कर ले, ठीक है। The above requirement must be fulfilled within the pH range at which the titration is performed. जिस ये जो हमने सारी रिक्वायरमेंट डिस्कस की हैं ये सारी की सारी उसी पीएच रेंज में होनी चाहिए जिसमें हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। वाई पीएच रेंज इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेटल आयन इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट अगर पीएच मेंटेन ना हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिकेटर की एक्टिविटी और मेटल आयन की एक्टिविटी सेम पीएच पर हो ताकि हम इजीली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकें। ओके, Now the next topic is complexometric titration of mixtures. सबसे ज़्यादा जो important application है complexometric titration की is its use in determine the composition of mixtures of metal ions. EDTA is a non-selective reagent because it complexes with numerous cations carrying double, triple and quadruple charges. अच्छा, EDTA जो है वो मेटल आयंस के साथ बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जब भी इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल टाइट्रेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब क्योंकि EDTA तो किसी भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन डिटरमाइनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट वन इज suitable control of pH of solution, कि अगर हमारे पास pH जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो डिफरेंट pH पे टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है तो हम pH को चेंज करके पहले एक मेटल की टाइट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद हम दूसरे मेटल की टाइट्रेशन नेक्स्ट pH पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, bismuth can be titrated in an acidic solution, so a mixture of bismuth and lead can be successfully analyzed by first titrating bismuth at pH 2 and then adding hexamine to raise the pH to 5 and then titrating lead. तो हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हम फ्रैक्शनल टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि पहले एक फ्रैक्शन को सेपरेट कर लिया उसके बाद दूसरे फ्रैक्शन को सेपरेट किया, इट इज़ बाय द यूज ऑफ पीएच। अच्छा, दूसरा हमारे पास है यूज ऑफ मास्किंग एजेंट। मास्किंग बेसिकली क्या होती है? मास्किंग कैन बी डिफाइंड as a process in which a substance without physical separation of it or its reaction product is so transformed that it does not enter into a particular reaction. ठीक है, मास्किंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिएक्शन मिक्सचर से निकालते नहीं हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, हम उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन में टेम्परेली पार्टिसिपेट नहीं करती। एंड व्हेन वी require that substance back in the mixture, we perform demasking, which is the process in which the masked substance regain its ability to enter into a particular reaction. For example, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की अक्सर हम मास्किंग करते हैं by reducing it with ascorbic acid, और जब हमारी मास्किंग की नीड ख़त्म हो जाती है, आयरन के अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिटरमाइन कर चुके होते हैं, तो दोबारा से आयरन को डिटरमाइन करने के लिए वी अगेन ऑक्सीडाइज द फेरस फॉर्म टू द फेरिक फॉर्म और हम उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। So, in case of complexometric titration that are being used pharmaceutically, an effective masking agent is the cyanide ion. Cyanide ion जो है वो बहुत ज़्यादा commonly used masking agent है, but this should be used with caution because it's poisonous in nature. This forms stable cyanide complexes with the cations of cadmium, zinc, mercury, copper, cobalt, nickel, silver and the platinum metals, but not with the alkaline earth metals like manganese and lead. अब हमारे पास जो मास्किंग एजेंट है साइनाइड, वो
जो हमने इससे पहले सारे मेटल्स लिस्ट किए हैं उनके साथ तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, बट इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद मैग्नीज एंड लेड. It is therefore possible to determine cations such as calcium, magnesium, lead and manganese in the presence of the above mentioned metals by masking with an excess of potassium or sodium cyanide. तो अगर हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं और जो प्रीवियसली मेंशन्ड मेटल्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो हम जो प्रीवियसली मेंशन्ड मेटल्स हैं उनको हम साइनाइड की हेल्प से मास्क कर सकते हैं. और पहले हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लें, एंड वंस दे हैव बीन डिटरमाइंड तो हम फिर कैडमियम, जिंक, मर्करी इन सब की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. A small amount of iron may be masked by cyanide if it is first reduced to the ferrous state by the addition of ascorbic acid. Titanium, iron and aluminium can be masked with triethanolamine. इसमें जो है वो डिफरेंट मास्किंग एजेंट्स दिए हुए कि कौन कौन से मेटल के लिए कौन कौन से मास्किंग एजेंट यूज कर सकते हैं. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज मास्किंग एजेंट्स. Mercury can be masked with iodide ions, and aluminum, iron, titanium and tin with ammonium fluoride. Sometimes the metal may be transformed into a different oxidation state. Thus copper may be reduced in acid solution by hydroxylamine or ascorbic acid. अच्छा, ये जो different oxidation state वाली चीज़ है वो हमने आयरन के उसमें डिस्कस की है कि आयरन को हम फेरिक आयन को हम कन्वर्ट कर देते हैं फेरस स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो मास्किंग एजेंट्स का जो मोस्टली यूज होता है वो इसी तरह से होता है कि मोस्टली दे चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, so they do not participate in the reaction. After adding ammonia, nickel or cobalt can be titrated using, for example, muric acid as indicator without interference from the copper, which is now present as cuprous ion. Ferric ion can often be similarly masked by reduction with ascorbic acid. अच्छा, अब जब हमारे पास एक मिक्सचर है जिसकी हम मास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑल दीज मास्किंग एजेंट्स, तो अब जब हमें इसकी डीमास्किंग करनी है तो वी नीड टू परफॉर्म अ सिलेक्टिव डीमास्किंग. हमें एक साथ सबको डीमास्क नहीं करना है, वी नीड टू सेपरेट वन मेटल एट अ टाइम, सो हम इजीली पूरे मिक्सचर की कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन कर सकें. सो हाउ विल वी परफॉर्म अ सिलेक्टिव डीमास्किंग प्रोसीजर? The cyanide complexes of zinc and cadmium may be demasked with formaldehyde acetic acid solution or better with chloral hydrate. The use of masking and selective demasking agent permits the successive titration of many metals. Thus, a solution containing magnesium, zinc and copper can be titrated as follows. अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मैग्नीशियम है, जिंक है और कॉपर है, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टाइट्रेशन? सबसे पहले हम उस एक्सेस EDTA ऐड करेंगे. अभी मिक्सचर में तमाम मेटल्स मौजूद हैं, we haven't masked anything, we just have added excess of EDTA ताकि हम उसकी बैक टाइट्रेशन परफॉर्म करें यूजिंग मैग्नीशियम सोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें टोटल कंटेंट पता चल जाएगा कि टोटल उसमें कितने मेटल की कंसंट्रेशन है. अब हमें इंडिविजुअल नहीं पता कि मैग्नीशियम कितना है, जिंक कितना है, कॉपर कितना है, बट वी नो हाउ मच मेटल इज प्रेजेंट इन द ओवरऑल मिक्सचर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू treat an alicot portion with excess of potassium cyanide and titrate as before. अच्छा, अब पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम उसको टाइट्रेट करेंगे, जब ट्रीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि पोटेशियम साइनाइड इज गोइंग टू कॉज द मास्किंग. इससे हमें क्या पता चलेगा? हमें सिर्फ मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पता चलेगी, बिकॉज पोटेशियम साइनाइड किस किस को मास्क कर देगा? जिंक को और कॉपर को. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट we are going to add excess of chloral hydrate or formaldehyde and acetic acid solution to the titrated solution in order to liberate the zinc from the cyanide complex. अब जब हम chloral hydrate ऐड करेंगे तो zinc की demasking हो जाएगी, and then we are going to titrate it until the indicator changes color. अब हमें zinc की concentration पता चल गई. Now we know the concentration of total
mixture, and we know the concentration of magnesium and we know the concentration of zinc as well. तो अब हम कॉपर की concentration easily subtract करके find out कर सकते हैं. ठीक है. Next way to perform the complexometric titration of mixture is the choice of indicators. अगर आपके पास different तरह के metal ions present हैं किसी mixture में, तो आप different indicators से titration करके उसकी concentration find out कर सकते हैं, because mostly जो metal ions होते हैं वो हर metal के साथ different तरह का कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है. तो बेशक आपका जो मेन रिएजेंट है EDTA वो नॉन सिलेक्टिव हो, लेकिन आपका जो मेटल आयन इंडिकेटर है इफ इट इज सिलेक्टिव इन नेचर, तो आप इजीली इंडिकेटर के थ्रू मिक्सचर की टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एनाइंस यूजिंग आयन एक्सचेंज रिएजेंट्स. अगर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके पास मेटल आयन भी है और डिफरेंट एनाइंस भी हैं, तो आप पहले एनाइंस को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजोनेंस, और उसके बाद आप मेटल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक मास्किंग. काइनेटिक मास्किंग बेसिकली ये होती है कि एक मेटल की रिएक्टिविटी को आप बढ़ा दें एज कम्पेयर टू द अदर मेटल. डिफरेंट टेम्परेचर चेंजेस से ये चीज़ करना पॉसिबल है. So in that case, kinetic inertness of one metal causes the other metal to react more rapidly, thus increasing selectivity. Next, the last topic in this complexometric titration is the applications of complexometric titration. When do we use these complexometric titrations? We mostly use the complexometric titrations as a standard method for determination of hardness of water. वाटर के अंदर कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम कितना प्रेजेंट है, साइनाइड कितना प्रेजेंट है, क्लोराइड कितना है, ऑल ऑफ दीज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. अच्छा, क्लोराइड की डिटर्मिनेशन जो है वो हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड, दैट इज नॉट अ फार्माकोपियल मेथड. फार्माकोपियल मेथड में आपके पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ही गिवन होती है. ठीक है. उसके अलावा एप्लीकेशंस क्या हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर के अलावा इट कैन बी यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिटरमाइन मेटल कंसंट्रेशन इन ड्रग्स. कि अगर आपके पास किसी ड्रग में मेटल आयन की, क्योंकि मेटल्स हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सो इफ दे आर प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन सम ड्रग, दे आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम. सो वी शुड नो द मेटल आयन कंसंट्रेशन इन द drugs as well. Titanium dioxide is used in many cosmetic products and can be analyzed by complexometric titration. It is used to analyze urine sample. Urine sample में अगर कैल्शियम की वजह से crystal formation हो रही है, it can also be determined using the complexometric titration. ठीक है. So this is all about the complexometric titration. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. If you have any question, you can post it on the Google Classroom or on LMS, or you can email me as well. Thank you, class.